और कैसी चल रही है तैयारी? फटाफट चालू करते हैं आईसीएसई का बायो का स्पेसिमेन पेपर। अगर सॉल्व किए बिना एग्जाम देने चले गए तो बहुत ही गलत काम हो जाएगा, ठीक है? जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, आई एम अ फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। आई एम प्लेस्ड इन एयरबस। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। बस इतना सा बता दे रही हूँ, आप जिस जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना देख रहे हो, विद गॉड्स ग्रेस आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ओके? एंड बायो पढ़ा रही हूँ, सो लेट मी क्लियर, आई सिक्योर 99.95 परसेंटाइल इन नीट बायोलॉजी 2021। इन हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ बायोलॉजी। सो फटाफट चालू करते हैं। इतना याद रखना, ये 15 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 1, आई विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट 60 न्यू कंसेप्ट्स, ऑलमोस्ट 60 कंसेप्ट्स। अगर आपने सॉल्व कर लिया स्पेसिमेन पेपर तो भी देख लेना, फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपके कंसेप्ट्स का। और अगर नहीं किया तो चलो आओ कर लेते हैं। सो देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, लेट मी रीड इट फॉर यू। Alan's blood report showed an abnormal decrease in the number of RBC he is suffering from। बहुत ही गौर फरमाइएगा, सबसे पहला वर्ड लिखा है दीदी, वहां डिक्रीज हो रहा है आरबीसी का नंबर। पहला ऑप्शन है आपका पॉलीसाइथीमिया। तो एकदम कॉमन सेंस जिसके पास होगा, दे कैन जज कि दीदी पॉली करके तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है? नंबर 2 दीदी एरिथ्रोपेनिया, ठीक है? एक बार साइड रखते हैं, एरिथ्रो आरबीसी, सो आई कैन गेस कि कुछ तो इससे हो सकता है दीदी। एंड पेनिया मतलब डिफिशियंसी होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इस आंसर को कैसे गेस कर सकते हो? आगे बढ़ते हैं दीदी। ग्लाइकोसूरिया, आज अगर ये बात नहीं पता तो प्लीज सीख के जाना। ग्लाइको मतलब दीदी ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर, ओके? एंड यूरिया मतलब इन योर यूरिन, ओके? सो ग्लूकोज इन यूरिन, तो इससे तो आरबीसी का डिक्रीज होना तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा है कि आरबीसी को डिक्रीज होने को दीदी ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे, ना ना। आगे लास्ट ऑप्शन है दीदी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तो आप हम सबने सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना तो बस इतना सा याद रख लेना, एग्जाम के पहले वाला कंसेप्ट दीदी। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है? ब्लड क्लॉट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो द ओनली ऑप्शन विच रिमेन विथ यू इज एरिथ्रोपेनिया, ओके? सो एरिथ्रोपेनिया होता क्या है दीदी? एरिथ्रो वापस बोल रही हूँ, इट मींस आरबीसी, आरबीसी पेनिया मतलब डिफिशियंसी, आरबीसी का डिफिशियंसी, ओके? दैट इज एरिथ्रोपेनिया, ओके? आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन बी। आपके इस आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर में एक का आंसर गलत भी दे दिया है, वो मैंने ठीक कर दिया है, so I'll be discussing that also, okay? आगे देखते हैं। The second question, a farmer notices that storing ripe mangoes with unripe ones speed up the ripening process. This phytohormone primarily responsible for which phenomenon? ये कौन से फाइटो हार्मोन के कारण ये वाला फेनोमेनन हो रहा है? संगति का असर तो सुना ही होगा, हाँ कि ना? तो व्हाट इज दीदी संगति का असर? यहाँ पे बोला है कि अगर मान इफ यू आर इन सच अ ग्रुप जिसमें 3 बंदे ज्यादा स्ट्रांग है तो चौथे स्ट्रांग तुम हो। पका हुआ मैंगो अगर कच्चों के साथ रख दिया गया है तो याद रखना, राइपन फ्रूट्स सिक्रीट्स इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन इज अ गैशियस हार्मोन, आपके पेपर में एक क्वेश्चन दिख सकता है, ध्यान रखना, ठीक है? इथाइलिन इज अ गैशियस हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा दीदी? ये गैशियस हार्मोन उड़ के आसपास के मैंगो को भी पका देगा, तो द आंसर इज इथाइलिन। फटाफट से हुआ दीदी। आगे बढ़ते हैं। इन द थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीदी पूछा है, एसर्शन में दिया है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है दीदी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, हाँ कि ना? तो मैं बताती हूँ, हाँ बाबू, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? लाइट डिपेंडेंट मतलब कुछ याद आया दीदी? लाइट फेज। और द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कौन सा था दीदी? डार्क फेज, ठीक है? डार्क फेज में एक्चुअल ग्लूकोज बनता है दीदी, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दैट इज लाइट फेज में ऑक्सीजन बन जाता है। अब याद रखना ऑक्सीजन बना क्यों था दीदी? फोटोलाइसिस के कारण बना था। व्हाट इज फोटोलाइसिस? फोटो लाइट का, ठीक है? लाइट मतलब सनलाइट दीदी, और लाइसिस मतलब टूटना। लाइट के प्रेजेंस में
किसका टूटना दीदी? यहाँ पानी टूटता है लाइट के प्रेजेंस में। वाटर का टूटना इज नोन एज फोटोलाइसिस। बुक अपने साथ रखना, तुरंत इक्वेशन रिवीजन कर लेना। डन। आगे बढ़ते हैं दीदी, सेकंड रीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोलाइसिस। ऑक्सीजन रिलीज हुआ एज अ बाई प्रोडक्ट फोटोलाइसिस का, तो हाँ दीदी इट्स करेक्ट। ओके, सो assertion is true, my reason is also true। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, both A and R are true and reason is the correct explanation of assertion। बिल्कुल सही बात है, assertion reason दोनों ही सही है and reason is correctly explaining this concept। okay, the assertion, so the will go with option 3। मार्क कर देते हैं फटाफट। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन में बोला कि रीना गेट्स इमोशनली स्ट्रेस। ठीक है, रीना को इमोशनल स्ट्रेस आ गया दीदी, उसका एग्जाम था, एग्जाम के पहले उसे बहुत बोलते हैं ना मम्मी एंजाइटी हो रही है यार, एग्जाम है। तो इसे कैसे डील किया, इसे एक्चुअली हमारी बॉडी उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो आप सब जानते हो स्ट्रेस के समय स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। तो द आंसर इज नथिंग बट हम सबका फेवरेट एड्रेनलिन। एक्चुअली नॉट द फेवरेट जो हमें एंजाइटी देती है, बट कोई बात नहीं, फाइट एंड फ्लाइट भी बोला जाता है, लड़ने की शक्ति भी एड्रेनलिन ही आपको दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दीदी, तो इसका आंसर है एड्रेनलिन। अगर हम बोले थायरॉक्सिन, सेकंड ऑप्शन देखें तो थायरॉक्सिन क्या चीज से रिलेटेड था? मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड था। ध्यान रखना, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, डोंट फॉरगेट। एंड चौथा ऑप्शन अगर हम देखें इंसुलिन, तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन का काम क्या है दीदी? इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। क्या बोले एक बार, रिपीट आफ्टर मी। इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, मतलब दीदी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम कर रहा है। अच्छा, पहला वाला जो इतने सारे ऑप्शंस थे, तो ये भी आप पूछा जा सकता है, बताओ किसको शुगर लेवल को कम कर रहा है? मतलब ग्लाई है ना। और इन ब्लड मतलब होता है दीदी ईनिया, इन यूरिन मतलब होता है दीदी यूरिया। तो अगर ब्लड में इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम कर दे रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम होना इन ब्लड, इंसुलिन ये करता है। ध्यान रखना। अब दीदी ग्लूकोज ब्लड से कम करके कहाँ डाल रहे? तो ऐसे सोचो, ब्लड से उठा के सेल के अंदर डाल दे रहा है। क्या डाल दे रहा है दीदी? सेल के अंदर डाल दे रहा है। ठीक है, इंसुलिन का अपोजिट काम कौन करता है दीदी? आंसर फटाफट, कौन था दीदी? ग्लूकागॉन। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन है दीदी ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स द ग्रोथ। ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन बिलो इज दैट ऑफ अ न्यूट्रोफिल। ठीक है, यहाँ मैंने डायग्राम नहीं दिया है बट मैं इतना बता दे रही हूँ कॉज आई डोंट नो कुछ कॉपीराइट ये सब इशू आ जाए नहीं आ जाए, क्योंकि अभी टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। अभी आपका बहुत ही क्रूशियल फेज चल रहा है एंड आई वांट कि मैं जल्द से जल्द सारे स्पेसिमेन पेपर एंड पीवाईक्यू सॉल्व करके प्लस जो कंसेप्ट आप कमेंट में मुझे लिख दो कि दीदी ये वाले समझा दीजिए, either it be physics, chemistry, maths, bio, any subject, okay, any मतलब ये साइंस ग्रुप वाला। ठीक है, मतलब जो मेरी कप ऑफ टी में आती है। तो आगे बढ़ते हैं दीदी, तो ये सब अगर आप कोई भी कंसेप्ट मुझे लिख दो तो मैं डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका बोर्ड्स एग्जाम्स के रिजल्ट्स को आसमान में पहुंचाया जाए, मतलब दीदी एकदम ऊंचाइयों पे। आगे देखते हैं, इधर लिखा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या? लिख दिया दीदी डायग्राम देके, बट आप इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट इट्स योर मतलब फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बुक खोलो एंड बुक में नाम जरूर देख लो। ऐसा दिखता है न्यूट्रोफिल, ऐसा दिखता है बेजोफिल, ऐसा दिखता है मोनोसाइट, फटाफट। ठीक है, और भी ठीक है, अभी हम सबका मैं डिस्कस कर दूंगी, डोंट वरी। बट न्यूट्रोफिल बोलते ही एक काम, एक चीज जिंदगी में नहीं भूलना है, कोई नींद से भी जगा के पूछ ले तो आंसर इज न्यूट्रोफिल का सबसे मेन काम दीदी फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस दीदी? खा जाना। किसको खा जाना? हमारे एनिमी को खा जा रहे हैं, दैट इज फैगोसाइटोसिस। ध्यान रखना। ठीक है, फैगोसाइट, ध्यान रखना। तो न्यूट्रोफिल का काम था फैगोसाइटोसिस। क्या न्यूट्रोफिल अकेला है जो फैगोसाइटोसिस करता है? ना, मोनोसाइट का भी रोल है फैगोसाइटोसिस में। अगर आप फ्यूचर में एक नीट एस्पिरेंट बनने वाले हो या फिर बायोलॉजी लेना ही है आपको अगर 11-12 में, तो जरूर से ध्यान रखना फैगोसाइटोसिस में उस समय दो ऑप्शंस आएगा, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, आपको दोनों में टिक करना है। ध्यान रखना, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले अगर मेरी वीडियो देख ही रहे हो और इतनी दूर तक अगर देखे हो, इतने पेशेंस है आप में, तो आज से लेके जीवन भर के लिए एक ट्रिक और बता के जा रही हूँ दीदी।
क्या था वो, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर मीन्स न्यूट्रोफिल, ठीक है। आगे क्या है दीदी, लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से इयोसिनोफिल एंड बी से इज माई बेजोफिल, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। और एक बढ़िया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके पीछे फिल आ रहा है, फिल मतलब दीदी पिल्स, पिल्स दैट कम्स अंडर ग्रैन्युलोसाइट, और जिसके पीछे साइट आ रहा है, फिल तो नहीं आ रहा दीदी, दैट कम्स अंडर अ ग्रैन्युलोसाइट। तो मैं चाहती हूँ कमेंट में आप ये बात जरूर लिख के जाओ इन द क्लासिफिकेशन की दीदी ग्रैन्युलोसाइट के अंदर ये आया एंड अ ग्रैन्युलोसाइट के अंदर ये आया, ठीक है। अब ग्रैन्युलोसाइट के अंदर कौन आएगा, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स दीदी फिल, ठीक है, ध्यान रखना। आई एम इन अ हरी, मैं क्यों हरी में हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती 30 सेकेंड भी आपका वेस्ट करना, ठीक है। जो बताऊंगी आपके लिए ही बताऊंगी। आगे आगे देख लेते हैं, एक चौथा ऑप्शन इधर बढ़िया ऑप्शन दिया है दीदी, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना किसका काम है दीदी, लिम्फोसाइट का काम है, न्यूट्रोफिल का काम कतई नहीं है, ध्यान रखना। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी से बोन मैरो याद रख सकते हो, फ्यूचर में काम आएगा। टी से थाइमस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अभी, तो आंसर इज माई फैगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो असर्शन तो मेरा करेक्ट है ही दीदी। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना, एग्जाम टाइम में ना जाने बच्चों को क्या हो जाता है और समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड। मुझे दिख गया, क्या आपको भी दिखा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ना ना, एक्सो थोड़ी था दीदी, इंडोक्राइन ग्लैंड था। व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड दीदी, वो ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या था, जो हार्मोन सिक्रीट नहीं, एंजाइम्स एंड अदर सिक्रीशन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, तो रीजन तो मेरा एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बट असर्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आपको एक बोनस टिप और देके जाती हूँ, पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ये तो पता होगा, बट और एक बोनस टिप, विच इज नोन एज, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सो हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे जीवन में मत भूलिएगा, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, पिट्यूटरी को क्यों बोलते हैं दीदी, क्योंकि वो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर हुआ दीदी, assertion is true but reason is false, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया सा दिया है दीदी, अरुणा वेंट टू अ थिएटर टू वॉच अ मूवी। अरुणा दीदी कहाँ गई, मूवी देखने गई, तो उसके बाद मूवी से निकल के उसे, as she came out of the theater she felt a dazzling effect and could not open her eyes. After a few minutes her vision becomes normal, ठीक है। आप में से कईयों को ये बात लगेगा दीदी कि क्या है, देखो मान लो अंधेरे से हम लोग मूवी थिएटर से निकले, आजकल तो बड़े बड़े मॉल्स में हम लोग मूवी देखने जाते हैं, तो जब तक हम लोग ओपन सनलाइट में आते हैं तब तक ऑलमोस्ट हम लोग का आईज अडेप्ट कर चुका रहता है। व्हाट द टर्म आई यूज्ड, अडेप्ट कर चुका रहता है, प्लीज। बट मान लो अरुणा गई डायरेक्ट, दीदी निकली डायरेक्ट सनलाइट में निकली, ओके। अब उसे आंख में ऐसे थोड़ा टाइम लगा उसे आंख को पूरा खोल के अडेप्ट करने में, ठीक है। तो आंसर इज अडेप्टेशन ऑफ आईज। Almost 90% of the students will take the answer accommodation of the eye. तो प्लीज बता दे रही हूँ, that answer is absolutely wrong। क्यों दीदी, एकोमोडेशन ऑफ आई में होता है जिसमें लेंस का शेप एडजस्ट करता है, नॉट कि दीदी मेरा यहाँ पे आईज जो नॉर्मल जो अडेप्ट कर रहा है ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इधर आंसर है अडेप्टेशन ऑफ आईज। प्लीज एकोमोडेशन मत मार के आना, एग्जामिनर जानबूझ के फंसाने के लिए पहला ऑप्शन एकोमोडेशन दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज बिकॉज दे, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन अगर मैं किसी भी बच्चे को लाइव बैठ के समझा रही होती हूँ तो सबसे पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, उसके आंख में एक बार ऐसे जरूर करती हूँ, वो अपनी पलके ऐसे जरूर ब्लिंक कर लेता है दीदी, ठीक है।
बट यहाँ पे तो शायद आपके साथ हो ना ये चीज, बट कोई बात नहीं। आपने जरूर देखा होगा, कोई भी कभी मच्छी मच्छर मक्खी कोई भी आते रहता है आपके सामने, आंख के सामने, तो क्या होता है, आप अपनी आंख अपने आप बंद कर लेते हो, तो वो आप कर रहे हो क्या? मतलब हो तो आपकी आंख रहा है, बट क्या आप सोच समझ के कर रहे हो? मतलब क्या आप ब्रेन का यूज करके कर रहे हो? मतलब क्या समझ रहे हो? स्टिमुलस आया दीदी, ब्रेन के पास गया, ब्रेन सोचा कि चलो चलो मक्खी आ रहा, आंख बंद करो, अरे भाई 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 बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा काम नहीं होता है दीदी। हम लोग क्या करते हैं, वी व्हाट वी एक्चुअली डू, ये सब कंट्रोल हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड ही बोलता है। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं बड़े भैया को क्यों डिस्टर्ब करना, संभाल तो मैं ही लूंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का सारा काम हैंडल कौन करता है दीदी? स्पाइनल कॉर्ड। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। अब ध्यान रखना, सीन्स मेरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसमें कोई कॉन्शियस इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो आगे आते हैं दीदी, लिखा क्या है? पहला ऑप्शन, आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। तो क्या इसे सेरिब्रम कंट्रोल करते हैं? सेरिब्रम तो ब्रेन का हिस्सा है, याद तो होगा ही आपको, ठीक है, होप सो। तो सेरिब्रम तो ऑप्शन 1 तो पूरा पूरी गलत है। ऑप्शन 2, आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ, कहीं और का हिस्सा है क्या? ये भी तो ब्रेन का ही हिस्सा है। ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3, रिक्वायर नो कॉन्शियस थॉट। ये वर्ड अभी मैंने यूज किया, कोई कॉन्शियस थॉट नहीं चाहिए। अरे अरे मक्खी आ रही है, आंखें बंद करो, अरे अरे मैंने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, हाथ हटाओ। ब्रेन सोचेगा ना ना ना, स्पाइनल कॉर्ड ही सोच के तुरंत आंसर दे देगा दीदी कि ऐसा बात नहीं है। तो रिक्वायर्ड नो कॉन्शियस थॉट, अलाउइंग रैपिड रेस्पॉन्स। तुरंत तुरंत रेस्पॉन्स होता है, जब तक आपके ब्रेन को पता चलेगा अरे ये तो कुछ और था, ठीक है, तब तक तो मतलब आपका रिस्पॉन्स आ चुका रहेगा। एंड ये मेरे साथ एक बार हो भी चुका है, बट अभी डिटेल स्टोरीज की कोई टाइम नहीं है, फ्यूचर में कभी जरूर शेयर करूंगी। इन्वॉल्व, ऑलवेज इन्वॉल्व द स्पाइनल कॉर्ड, इट्स ओके, इट्स सही, बट इसमें तो ऐसा नहीं है ना दीदी। इसमें वैसा कोई एडवांटेज बोल के तो नहीं आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज। हम लोग को सर्वाइवल एडवांटेज क्या बोल के देता है? क्योंकि उसमें कोई कॉन्शियस थॉट इन्वॉल्व नहीं है एंड अलाउइंग रैपिड रिस्पॉन्स, हमें रैपिड रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो विल गो विद द बेस्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दीदी, एक बढ़िया ही कंसेप्ट, मतलब लाजवाब कंसेप्ट की ओर, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज द फेनोमेनन बाई विच द पेपर्ड मॉथ। ठीक है, पेपर्ड मॉथ के साथ क्या हुआ था याद रखना। एकदम एकदम छोटी सी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, एकदम रैपिडली, वरना इसका डिटेल्ड अगर आप चाहोगे तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में बता सकती हूँ, बट यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ूंगी। सुनो, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था दीदी? सब साफ साफ होता था, आजकल तो सब पोल्यूशन है, हाँ कि ना। अब जब पहले सब साफ साफ होता था तो ट्री के ऊपर अगर सादे कलर के मॉथ बैठते थे तो उन्हें प्रीडेटर लोग देख ही नहीं पाते थे। सब सादा में सादा क्या दिखेगा दीदी, बट उस समय अगर ब्लैक मॉथ बैठते थे तो वो इजिली विजिबल होते थे टू द प्रीडेटर्स, तो उस समय काले वाले मॉथ कम होते थे, ठीक है। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सब धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, मतलब दीदी सब काला ही काला। अब अगर सब काला ही काला है तो काले पे काले तो दिखेंगे ही नहीं, तो कौन दिखेगा दीदी? व्हाइट मॉथ दिख जाते हैं। इसका मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें पूरे कंसेप्ट कवर हो गए आपके। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें कौन दिखता है याद रखना? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दीदी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब दीदी सब काला काला। अब काला काला मतलब क्या आ रहा है इधर? मतलब मेरे ब्लैक मॉथ्स दिखेंगे। मेरे ब्लैक मॉथ्स क्यों दिख रहे दीदी? काला में काला दिख नहीं रहा, एंड सादे वाले बेचारे को प्रीडेटर खा जाएंगे, वेरी सैड, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप देख लेते हैं दीदी। तो लाइटर इन लिखा है दीदी, बाई विच द पेपर्ड मॉथ, ठीक है, पेपर्ड मॉथ के साथ क्या हुआ? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज द फेनोमेनन, तो पेपर्ड मॉथ के साथ क्या हुआ? ऑप्शन 1 देखते हैं दीदी, डाई ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऑप्शन बी देखते हैं दीदी, इन अ पोल्यूटेड एरियाज बिकेम डार्कर इन कलर, इन polluted areas became darker in color for better camouflage. ऑप्शन सी देखते हैं दीदी, became lighter in color due to natural selection. No 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 no. ऑप्शन डी देखते हैं दीदी, became resistant to industrial pollution, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। सबसे बेस्ट, अगर देखो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, जिराफ के बारे में भी आपने सुना होगा, कोई साइंटिस्ट लामा कुछ बोल के गए, डार्विन जी कुछ बोल के गए, ठीक है। तो इधर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है, इन पोल्यूटेड एरियाज बिकेम डार्कर इन कलर फॉर बेटर कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब समझते हो, वही जो हरे पे हरा नहीं दिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मौत क्या की है दीदी? बिकेम डार्कर, क्योंकि सब काले काले हो गए तो मौत भी, क्योंकि इतना पोल्यूशन, एवरीथिंग बिकेम डार्क। तो यहाँ पे भी क्या हुआ दीदी?
मेरे मौत भी डार्कर हो गए। क्यों दीदी? बेटर कैमोफ्लेज, अल्टीमेटली प्रीडेटर से छुपने के लिए। जैसे अभी ठंड पड़ रही है तो हम कैसे इतने मोटे मोटे जैकेट्स पहन के रखे, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। वैसे ही कैमोफ्लेज भी अपने आप को बचाने के लिए ही किया जाए। जल्दी से मूव करते हैं दीदी 10th नंबर क्वेश्चन पे। द हार्मोन दैट मेंटेन्स द थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दीदी। इंडोमेट्रियम का थिकनिंग को कौन मेंटेन करता है? ध्यान रखना, क्या बोला है दीदी? थिकनिंग को मेंटेन करना। क्या लिखा है? थिकनिंग को जनरेट करना, मतलब इंडोमेट्रियम के लाइनिंग्स को बनाना। ना ना, क्या लिखा है? थिकनिंग को मेंटेन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी बोलते ही सबसे पहला वर्ड जो याद आना चाहिए दीदी, प्रेगनेंसी हार्मोन। नाउ विच इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका मतलब दीदी थिकनिंग को कौन मेंटेन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब तक अगर वीडियो हल्का सा भी समझ आया और अगर अपनी जर्नी को मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और जो अच्छा कमेंट जरूर कर देना। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आईसीएसई के लिए ऑलरेडी बहुत ही कम क्रिएटर्स है जो वीडियो बनाना चाहते हैं। क्यों दीदी? स्टूडेंट्स कम है, बट मैं चाहती हूँ कि क्यों आपका क्यों नुकसान हो? आपके बोर्ड्स में अगर कम है तो स्टूडेंट्स, ना ना ना, यू शुड गेट द बेस्ट कंटेंट। सो पहला कंटेंट आईसीएसई के लिए, बाद में अगर टाइम रहा तो मैं सीबीएसई के लिए भी जरूर बनाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर होता मेरा, थिकनिंग कौन मेंटेन कर रहा है दीदी? थिकनिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम, द इनर लाइनिंग, कौन मेंटेन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड एज। ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगी। फीमेल में ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को दीदी मेनार्क बोलते। क्या बोलते हैं दीदी? मेनार्क बोलते। इसका आंसर आपके आईसीएसई स्पेसिमेन के आंसर शीट में गलत दिया है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ मेनार्क को क्या बोलते हैं? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं दीदी? मेनार्क बोलते हैं। पॉज को क्या बोलते हैं दीदी? मेनोपॉज बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं दीदी। The number of autosomes and allosomes present in human cell, बहुत ही important concept, जिसमें एग्जाम टाइम में पहला ऑप्शन देखो जानबूझ के ऐसा दिया रहता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी डेफिनेटली कि पहला वाला ऑप्शन हमेशा ही गलत दिया रहे, बट पहला ऑप्शन ऐसे दिया रहता है कि बच्चे मतलब पहली ट्रिगर होकर ऑप्शन 1 पे टिक कर दे। बट ध्यान रखना, आपको जरूर सारे ऑप्शंस को देखना है until and unless you are very sure, बट रिकमेंडेड रहता है दीदी एक झलक हम सारे ऑप्शंस पे जरूर मारेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, जो भी दिया है पहले इधर देख लेते हैं, मैं बता देती हूँ। मैंने भी पहला ये वो नहीं दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट कोई बात नहीं। इधर क्या दिया है? तो असली में क्या होता है दीदी, एक ह्यूमन सेल के अंदर ह्यूमन सेल दिया, गैमेट नहीं दिया है। प्लीज 10 बार पढ़ लो इस बात को। ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं दीदी? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में क्या होता है दीदी? 44 सोम्स होते हैं। 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम होता है। तो 44 ऑटोजोम्स मतलब क्या? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम एंड 1 पेयर ऑफ एलोजोम। जिंदगी में मत भूलना, अगर एग्जाम में खाली 22 लिखा है प्लीज उसे टिक मत करना। ठीक है, ठीक है, चाहे ये केस तुम्हारा स्पाइनल नर्व में हो जाए 31 पेयर्स या क्रेनियल नर्व में हो जाए 11 पेयर्स, गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दीदी टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये देख के ना किसी को लगेगा ना, अरे यार मैं तो ये चैप्टर स्किप करके आ गई थी, आ गया था, तो ये तो हो ही नहीं रहा। मतलब ये क्या दीजिए, कल्चरल रिवॉल्यूशन कब पढ़ लिया मैंने? कल्चरल रिवॉल्यूशन तो नहीं भी पढ़ा तो भी मैं बता दे रही, कुछ कुछ नया बात है। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? चेंजेस ही ना, तो बस इसमें क्या डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ये देखते हैं, इधर देखिए। Cultural revolution favors a steep rise in human population. Identify the correct sequence of revolution. ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ? सुनो, कल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता मानो आपको, बट ऑप्शंस पढ़ना तो आता है ना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जो आप टिक करके आ जाओगे तो कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले ऑप्शन 1 देखते हैं जरा कि लिखना क्या चाहा है। दे हैव रिटन दीदी टूल मेकिंग, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, कुछ तो लिखा है दीदी। मतलब ये लोग ये बोलना चाह है कि सीक्वेंस कुछ ऐसा रहा कि पहले टूल मेकिंग हुआ, मतलब पहले टूल बनाया गया।
हाँ, हमने भी देखा था, वो नहीं देखा स्टोन को शार्प कर करके, वो हम सब ने अपने सोशल स्टडीज के बुक में पढ़ा है, कैसे अर्ली मैन ने अपने टूल्स को शार्प कर करके बनाया था, ठीक है, तो टूल्स बनाया था एक्चुअली स्टोन को शार्प कर करके, ठीक है, तो टूल मेकिंग, ठीक है। उसके बाद बोला कि पहले साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया। खाना के बाद में खाना चालू किए थे, एंड पहले हमने रिसर्च चालू किया था कि ना ना ना, तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले टूल बनाया, क्योंकि दीदी एग्रीकल्चर करने खेत में ऐसे ही नहीं चले जाएंगे अगर खुद का प्रोटेक्शन ही ना हो तो। सबसे पहले क्या करेंगे दीदी, टूल मेकिंग, सेकंड ऑप्शन दीदी एग्रीकल्चर, थर्ड ऑप्शन दीदी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो खोज लेते हैं फटाफट, क्या है दीदी मेरा साइंटिफिक एंड, सबसे पहले तो ये नहीं, सबसे पहले मेरा टूल मेकिंग ऑप्शन डी, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड देन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आई गो विद ऑप्शन डी, एंड आप भी शायद उसी से जाओगे, जाना ही है क्योंकि सही है। आगे देखते हैं दीदी, तानवी try to match the phases of menstrual cycle with the number of days as given below, ठीक है। तानवी सोची कि देखते हैं कौन सा फेज कौन से दिन में हो रहा है, ठीक है, मतलब पहले क्या बाद में क्या उसके बाद उसके बाद, तो फटाफट आते हैं, आप सबको याद होगा ये, तो हम फटाफट इसमें टिक करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले क्या होता है दीदी, मेंस्ट्रुअल फेज आता है कि नहीं आता दीदी, साइकिल, ऐसे तो साइकिल में तो सबसे पहले बोल के कोई चीज नहीं होता, बट इफ वी स्टार्ट कि सब क्या पढ़ाया क्या जाता है कि दीदी मेंस्ट्रुअल फेज सबसे पहले होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हुआ डे 3 to 5, कितना टाइम तक दीदी, डे 3 तक चलता है या फिर मैक्सिमम 5, मैक्सिमम ऐसे तो इट कैन वेरी एंड इट वेरीज एक्चुअली, बट बुकिश लैंग्वेज में डायरेक्ट बताती हूँ दीदी, 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन चला, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद फॉलिकल्स डेवलप करना चालू किए, किए कि नहीं किए, है ना, तो सेकेंड आ जाए, तो सबसे पहले मेरा आर आना चाहिए दीदी, उसके बाद क्या आना चाहिए दीदी, फॉलिकुलर फेज, कितने दिन तक, खोजो खोजो ऑप्शन खोजो, सो 5 से 12 दिन तक, मतलब डे 5 टू डे 12 तक, 5 से 12 मतलब डे 5th टू डे 12th क्या चलेगा दीदी, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। क्यू के साथ कौन जाएगा दीदी कितने ऑप्शन देख लेते हैं दीदी, ल्यूटियल फेज आना चाहिए मेरा डे 15 टू डे 28, बट उसके पहले तो ओव्यूलेटरी फेज होता है दीदी, ओव्यूलेशन के बिना क्या ही ल्यूटियल फेज एंड क्या ही कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूलेशन तो करवाना है दीदी, तो ओव्यूलेटरी फेज होता है दीदी आइदर डे 13 और डे 14 में, ठीक है। डे 14 इज वेरी फेमस इन द नेम ऑफ ओव्यूलेशन फेज, ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दीदी, क्या लिखा है, तो मेरा ल्यूटियल फेज मेरा चला डे 15 टू डे 28, एंड फिर 28 डेज का साइकिल कंप्लीट, एंड देन फिर 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन, फिर मेरा फॉलिकुलर फेज, उसके बाद मेरा ओव्यूलेशन, एंड उसके बाद ल्यूटियल फेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, आंसर देना कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, बिकॉज यहाँ मिस्ट्री मिस्ट्री खेलने तो मैं बैठी नहीं हूँ कि आपको वो करके ट्रिगर करके भाग जाऊंगी, ना ना, आई गिव द आंसर, ओके। आदित्य हु इज फॉन्ड ऑफ रोलर स्केटिंग, ठीक है, स्केटिंग करने का उसे आदित्य को बहुत शौक था, ठीक है। ये लोग लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट टर्म्स विच हेल्प टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस, ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करो जो कि उसके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। हमने सब सुना है एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर कि एक आदमी दारू पी के चल रहा है, ठीक है, बट वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो उसका क्या काम नहीं कर रहा, ये मैं क्यों बता दे रही हूँ, कौन जानता है इसके जगह वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट। क्या आंसर होगा दीदी वहां पे, सेरिबेलम, क्या दीदी, सेरिबेलम, ब्रह्म मत लिखाना भाइयों और बहनों, सेरिबेलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सेरिबेलम, तो मैं एक चीज यहाँ नोटिस की, ऑप्शन 1 में मेरा सेरिबेलम बैलेंस का नाम आया, सेरिबेलम अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है, कंप्लीट बैलेंस, मतलब बैलेंस में अगर आप सेरिबेलम आंसर नहीं दे रहे हो तो बहुत ही वो है, ठीक है। एक बार आगे आते हैं, कोई बात नहीं, सीख जाओगे अगर नहीं भी आता तो ऑप्शन 2 में सेरिबेलम का नामो निशान नहीं, ऑप्शन 3 में सेरिबेलम का नामो निशान नहीं है, ना ही ऑप्शन 4 में है, तो मतलब आंसर तो ऑप्शन 1 होना चाहिए। तो ये दो तो अजीब अजीब नाम क्या दे दिया है दीदी, शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बैठी हूँ ना आपके लिए। सेमी सर्कुलर कैनल एंड वेस्टिब्यूल कहाँ होता है दीदी, हमारे ईयर्स में होता है, पता है कि नहीं, कानों का काम खाली सुनना नहीं, बैलेंसिंग भी है, हाँ कि ना, ठीक है दीदी। तो इसका आंसर होगा मेरा सबसे प्यारा ऑप्शन, ऑप्शन 1, मेरा प्यारा मतलब सेरिबेलम एंड सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड वेस्टिब्यूल, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने जो इस पीडीएफ में मैंने एक फिगर था, वो एक लड़का स्केटिंग कर रहा है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, फिगर विगर अभी इंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है।
बस बता दिया आपको। ओके सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा सबसे सेक्शन 1। अभी सेक्शन बी भी बाकी है दीदी। ओके, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी आपको, बट अच्छा लगा तो लाइक कर देना। क्या आएगा दीदी, मोटिवेशन आएगा शायद, ठीक है, अच्छा ही लगेगा लाइक करने पे तो। एंड कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सको तो ज़रूर कर देना, और नहीं भी तो कोई इशू नहीं है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स, एंड कुछ नहीं तो मेरे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के काम आ जाएगा, ठीक है, ये वाले कंटेंट। क्योंकि आईसीएसई बोर्ड, आई कंसीडर देम एज वन ऑफ द मतलब ब्यूटिफुल बोर्ड। अगर कोई क्लास 10 तक रियली अगर एजुकेशन को मतलब सीरियसली लेके पढ़े अगर, ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड मतलब बहुत ही बढ़िया सिलेबस डिजाइन करता है दीदी। एंड उसके बुक्स आए हैं, ठीक है, 11-12 के मतलब बराबरी के रहते हैं, ठीक है, 11-12 सीबीएसई एंड ऑल के, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, ओके। एंड कोई भी डाउट आए, आई एम देयर फॉर यू। एक बार कमेंट सेक्शन में जो डाउट आए लिख देना, ठीक है। किसी भी टाइप का आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ डाउट हो या फिर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, ओके। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका पार्ट 2 जरूर देख लेना, डोंट मिस, ओके। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मे यू अचीव द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द सक्सेस, ओके। बाय।